नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। एक मंत्री अपनी मुख्यमंत्री को फोन करता है। वो एक दो बार नहीं, 4 बार फोन करता है। वो दिन में आम वक्त पर नहीं बल्कि रात लगभग 2 बजे फोन करता है। क्यों मुख्यमंत्री उसका फोन नहीं उठाती? क्या है इसके पीछे का राज? यह हम आपको बताएंगे विस्तार से। लेकिन आगे अगली खबर राजीव से। थैंक यू सईद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। बहुत महत्वपूर्ण है दिन आज का देश के लिए, क्योंकि देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिली है द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने शपथ ले ली है और उनके शपथ ग्रहण की एक एक गौरवान्वित कर देने वाली तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। नेक्स्ट अर्पिता। थैंक यू राजीव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या और आज आपको इन खबरों के साथ साथ एक महत्वपूर्ण खबर भी बताएंगे। आपको बताएंगे कि किन किन जगहों पर बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं, कहां रेड, कहां ऑरेंज और कहां येलो अलर्ट जारी किया गया। स्थिति को देखते हुए विस्तार से होगी इस पर चर्चा न्यूज रूम लाइव में। आगे शुभांकर। बहुत बहुत शुक्रिया अर्पिता आपका। और आज हम बात करने वाले हैं विकी कौशल और कैटरीना कैफ को लेकर, जो खूबसूरत जोड़ा है। लेकिन उससे पहले हम आपको एक खबर बताते हैं कैसे उत्तर प्रदेश के बिजनौर में धार्मिक सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। एक व्यक्ति जो भगवा साफा पहनकर आता है और मजार को तोड़ देता है। ये बड़ी खबर सामने आई है। बिजनौर में माहौल बिगाड़ने की बड़ी साजिश जो है वो नाकाम हो गई है। और आपको बता दें, यहां पर 2 व्यक्ति के नाम सामने आए हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने यहां पर कावड़ियों की पोशाक में मजार पर तोड़फोड़ की थी, उसे तोड़ा, नुकसान पहुंचाया। लेकिन उसके बाद पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए यहां पर इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मजार में तोड़फोड़ करने वाले ये 2 भाई हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस प्रशासन फिलहाल कार्रवाई कर रहा है। मोहम्मद कामिल और मोहम्मद आबिद इनके नाम बताए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में कावड़िए जो हैं अलग अलग शहरों में आपको नजर आ रहे हैं। ऐसे में भगवा साफा पहनकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के आरोप में इनकी गिरफ्तारी। एक जो जला दिया, ये कौन लेता इसे कोई रखी भी कोई ले ना रही है तो क्या करूं? जला दी क्यों? कौन कह रहा है? क्या ले या ना ले, तुमने हक के किसका हक बताओ? ये चीज का मुझे इल्म नहीं। इस चीज का जलाई क्यों? जब जलाई क्यों? जब मेरा जला दी भाई। अब ये बताओ आगे से भी तो और पे जाना, अभी तो बहुत सारी है। और शेरकोट वाले आ रहे हैं। हाँ, शेरकोट वालों को बोलो आ रही है। मैं फोन आया, फोन करो। अब तो तिहाड़ में कराया अंदर तो इंसान है। तो देखिए, नाम भले ही कमाल है लेकिन हरकतें जो हैं वो सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने वाली थी। सईद, अच्छा हुआ पुलिस सही समय पर सतर्क हो गई। ये बिल्कुल सच है शुभंकर। कोई बड़ी घटना हो सकती थी, सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता था। दिनेश सिंह, एसपी बिजनौर के, क्या कहते हैं इस बारे में, सुनिए। शाम 4:30 बजे करीब सूचना थाना शेरपुर में प्राप्त हुई कि जलाल शाह की मजार हरेलवी रोड पर स्थित है, वहां पर तोड़फोड़ हुई है। तत्काल यहां से पुलिस बल रवाना हुआ। वहां जैसे ही पुलिस बल पहुंचा, वहां पर जाकर जानकारी की तो पता चला कि 2 भाई मोहम्मद कामिल और मोहम्मद आदिल, इन लोगों ने ये तोड़फोड़ की है। तब तक एक और सूचना प्राप्त हुई कि भूरे शाह की मजार, एक सूचना करीब 6:15 बजे प्राप्त हुई। घोसीवाला में भी तोड़फोड़ हुई है और चादर जलाई गई है मजार पर चढ़ाई जाने वाली। इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची है। वहां पर पीआरवी, गांव वाले और थाना अध्यक्ष शेरकोट ने घेर घात कर इन्हें गिरफ्तार किया। वहां पर मोहम्मद कमाल पकड़ा गया। दिनेश सिंह, एसपी बिजनौर ने राजीव बताया कि किस तरह से एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसे पुलिस ने अपनी सतर्कता से नाकाम कर दिया। और सईद, इसी पर हमने उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से खास बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। बिजनौर में एक बार फिर सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश की गई, माहौल खराब करने की कोशिश की गई। क्या थी ये घटना और कैसे इस साजिश को अंजाम देने वालों को गिरफ्तार किया गया? हमारे साथ बात करने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत जी हैं। सर, बिजनौर में किस तरीके की घटना थी, क्या हुआ ये? आज शाम को ये सूचना मिली कि थाना शेरकोट के में एक मजार है, जलाल शाह की मजार। वहाँ कुछ व्यक्तियों ने वहाँ की चादरें जलाई हैं तथा तोड़फोड़ की है। पुलिस की पीआरवी तथा स्थानीय एडिशनल एसपी, सीओ, एसएचओ ने मौके पर पहुंचकर उसका जायजा लिया। तब तक एक और सूचना आई कि दूसरी जगह पे भी, भूरेलाल की मजार पे भी कोई तोड़फोड़ हुई है। पुलिस वहां भी पहुंची और बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए
2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जो दोनों व्यक्ति सगे भाई हैं तथा इनकी उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष है और इनका नाम क्रमशः कमाल और आदिल है। इन लोगों ने भगवा रंग का साफा भी पहन रखा था। कुछ र्यूमर्स ये भी उड़ी थी कि धार्मिक ग्रंथ को भी क्षति पहुंचाई गई है, जो कि वहां जाकर धार्मिक गुरुओं के साथ देखा गया तो किसी तरह की कोई क्षति धार्मिक ग्रंथों को नहीं पहुंची है। इन लोगों से जो पूछताछ अभी तक की गई है, प्रारंभिक पूछताछ से यह प्रकाश में आया कि 11:30 बजे दिन में भी इन लोगों ने एक मजार जो कि शेरकोट कस्बे में है, वहाँ भी तोड़फोड़ की गई थी, जो कि किसी के संज्ञान में नहीं। ये पूरी घटनाक्रम ये दर्शाता है कि प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का एक बहुत बड़ा प्रयास पुलिस ने विफल किया है और जो हमारी सतर्कता बरती जा रही थी सावन और कांवड़ के मेले को देखते हुए, वो हमारी रणनीति सफल हुई। आगे भी हमारी विशेष एजेंसियां इनसे पूछताछ कर रही हैं और जो भी तथ्य उभर के आएंगे इसको हम मीडिया के साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ जो श्रावण मास के बचे हुए दिन हैं तथा श्रावण शिवरात्रि है तथा उसके बाद से मुहर्रम का त्यौहार है, उसमें और सतर्कता बरतने के निर्देश हमारे फील्ड के अधिकारी को दिया जाएगा तथा उनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का स्पष्ट कहना है कि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का ही एक प्रयास था। दोनों सगे भाई थे और जानबूझकर ये किया गया है। अर्पिता। बिल्कुल राजीव, संतोष हमारे साथ हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, ये घटना कब हुई, जरा ये विस्तार से बताइए और साथ ही साथ क्या पूछताछ हुई है, उसमें कुछ बात सामने आ पाई है कि आखिरकार ये हुआ तो क्यों वो पहुंचे मजार और वहां पर की तोड़फोड़? देखिए, बिजनौर के शेरकोट इलाके की घटना है। ये कल शाम की घटना है जब पुलिस को ये सूचना मिली कि शेरकोट इलाके की 2 मज़ारों पर तोड़फोड़ की गई। वहां पर मज़ारों के ऊपर जो चादर चढ़ाई जाती है उनको जलाया गया, जिसके बाद 2 लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया, बिजनौर पुलिस ने गिरफ्तार किया। सबसे चौंकाने वाली बात कि दोनों लड़के सगे भाई हैं, मोहम्मद आदिल और मोहम्मद कमाल। लेकिन इनके द्वारा जो जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, इन्होंने भगवा रंग का साफा पहना था और अगर ये पकड़े नहीं जाते तो आप सोचिए कि भगवा रंग के साफे के साथ किस तरीके की अफवाहें फैलती, किस तरीके की सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता। चूंकि कांवड़ यात्रा भी चल रही है, भगवा रंग पहनकर ही कांवड़ यात्री भी निकलते हैं, तो ऐसे में यह भी एक र्यूमर हो सकता था कि कांवड़ यात्रियों ने इस घटना को अंजाम दिया। भगवा रंग से अगर ये पकड़े नहीं जाते तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करने की कोशिश की गई, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई थी, जिसको कि बिजनौर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा साफ तौर पर अभी पूछताछ की जा रही है। इनके द्वारा जो बताया गया कि इन्होंने खुद ही अपनी घटना को अंजाम दिया, लेकिन एक बड़ी साजिश थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सुलगाने की। बिजनौर के शेरकोट में ये जो घटना हुई, एक मजार को तोड़फोड़ कर और भगवा रंग का साफा पहन करके इस घटना को अंजाम दिया गया। एक सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी, जिसको बिजनौर पुलिस ने नाकाम किया है। फिलहाल इन लोगों से न सिर्फ बिजनौर पुलिस बल्कि यूपी एटीएस, एसटीएफ जो इंटेलिजेंस की यूनिट्स हैं वो भी पूछताछ कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों ही लड़के सिर्फ एक कारिंदे के तौर पर हों, एक मॉड्यूल के तौर पर हों, जो और इनके पीछे मास्टरमाइंड कुछ और हो और बड़ी साजिश को अंजाम देने का अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई हो। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए खुद यूपी एटीएस चीफ भी नजर रखे हुए हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी नजर रखे हुए हैं, तो इनसे पूछताछ की जा रही है, इनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आखिरकार क्या सोच के साथ वो वहां पहुंचे और क्यों हुई तोड़फोड़, क्या इनकी साजिश थी, अब इर्द गिर्द जांच चल रही है। आगे एक और बड़ी खबर बताएंगे शुभांकर। देखिए अर्पिता, जैसे तनाव यहाँ पर बिजनौर में था, ऐसा ही तनाव इस वक्त विकी कौशल और कैटरीना कैफ के मन में भी है, क्योंकि विकी कौशल मुंबई में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे और बताया कैटरीना कैफ को कोई स्टॉक कर रहा है। इसके साथ ही कैटरीना को इंस्टाग्राम पर धमकियां दी जा रही हैं। इस बात को लेकर शिकायत करने विकी कौशल पहुंचे और आपको बता दें विक्की कैटरीना को लेकर धमकी मिली। साथ ही विकी कौशल जब शिकायत कराने थाने पहुंचे तो उन्होंने बताया कि कैटरीना कैफ को कोई व्यक्ति लगातार स्टॉक कर रहा है, उनका पीछा कर रहा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्हें तमाम तरह की धमकियां जो हैं वो भी दी जा रही हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है और मनविंदर नाम बताया जा रहा है, मनविंदर सिंह नाम का यह शख्स है जिसे गिरफ्तार किया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, विक्की और कैटरीना को धमकी देने वाले या फिर कहें कि स्टॉक करने वाले शख्स
मनविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरी खबर को लेकर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं ताकि विस्तार से इस खबर के बारे में जानकारी आप देख सकें। सलमान खान से मुंबई पुलिस कमिश्नर की मुलाकात के बाद विकी कौशल जब सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची तो एक बार फिर हड़कंप मचा। सैकड़ों सवाल खड़े हुए। पता चला कि वो शिकायत करने आए थे। शिकायत ये कि उन्हें और उनकी पत्नी को धमकी मिल रही है। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में विकी कौशल ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि उन्हें एक शख्स धमकी दे रहा है। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी शख्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर धमकी वाले पोस्ट डाल रहा है। विकी कौशल ने अपनी शिकायत में ये भी कहा कि आरोपी शख्स ने उनकी पत्नी कैटरीना को भी धमकी दी है। हाल के दिनों में बॉलीवुड सितारों को धमकी से जुड़ा ये दूसरा मामला है। 3 दिनों पहले बॉलीवुड के दबंग सलमान खान ने मुंबई पुलिस के कमिश्नर विवेक फनसलकर से मुलाकात की थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि सलमान खान की वो मुलाकात उन्हें जान से मारने की धमकी को लेकर थी। धमकी भरे लेटर के बाद सलमान खान ने पुलिस के पास एक एप्लीकेशन जमा की थी जिसमें उन्होंने एक हथियार के लाइसेंस की डिमांड की थी। दरअसल एक दिन सलमान के पिता सलीम खान को मॉर्निंग वॉक के दौरान धमकी वाली चिट्ठी मिली थी जिसमें सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। माना जा रहा है कि सलमान को धमकी सिद्धू मूसेवाला केस के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से दी गई है। सलमान खान केस में शक की सुई लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर है, लेकिन विकी कौशल और कैटरीना कैफ को मिल रही धमकी के पीछे कौन है, फिलहाल इस सवाल का खुलासा नहीं हो पाया है। देव कोटक, मुंबई, आज तक। तो देखिए, इस खबर को सिर्फ एक खबर तक मत देखिए। इसके पहले सलमान खान और सलीम खान को धमकी मिली और अब कैटरीना, विकी कौशल को ये मामला गंभीर होता जा रहा है। कुछ और जानकारियां जो है वो मेरे सहयोगी सैयद अंसारी आपको देने वाले हैं। और देखिए किस तरह से धमकी मिली। ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को मिली, अब विकी और कैटरीना को ये धमकी मिली। तो इस तरह की जो धमकी है ये सोशल मीडिया के द्वारा इन दोनों को ये धमकी मिली है। दोनों की नई नई शादी हुई है, नई जिंदगी ये लोग शुरू कर रहे हैं और मुंबई के सेंटा क्रूज थाने में एक शिकायत भी दर्ज करवा दी गई है। और इसके बाद अब हुआ यह है कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। मतलब ये हुआ, सलमान खान ने भी बहुत सीरियसली यहाँ पर बहुत गंभीरता से लिया था। न सिर्फ शिकायत दर्ज करवाई थी लेकिन वो पुलिस कमिश्नर से मिलने गए थे, हथियार के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था। सीधे मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। कौन ये व्यक्ति है मुस्तफा, किस तरह की ये धमकी थी, कितना गंभीर ये मामला है? जी बिल्कुल, मनविंदर सिंह इस शख्स का नाम बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने इसको डिटेन किया हुआ है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और साथ ही साथ ये प्राथमिक जांच में बात सामने आ रही है कि ये शख्स जो है ये कैटरीना कैफ का फैन था, उससे शादी करना चाहता था और जब विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी हुई उसके बाद से धमकियां देना इसने शुरू किया। स्टॉकिंग जो है कैटरीना कैफ की वो कहीं ना कहीं शुरू हुई। सोशल मीडिया पर अपशब्द का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। उसी के चलते जब कई वक्त बीतने तक भी ये मामला नहीं रुका तो विकी कौशल ने जाकर फिर सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में इस मामले की आप कह सकते हैं कंप्लेंट दर्ज कराई। आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत ये मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने भी इस मामले को काफी गंभीरता से लिया क्योंकि बैकग्राउंड जैसे कि आप बता रहे थे कि जून के महीने में सलमान खान के पिता सलीम खान को एक चिट्ठी मिली थी, धमकी भरा पत्र था। उनके फ्लैट जो बांद्रा में फ्लैट है उसके बाहर ही ये पूरा इंसिडेंट हुआ था। तो उस लाइन पर तुरंत मुंबई पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, साइबर पुलिस की मदद ली और इस शख्स को ढूंढ निकाला जो कि नेटिव है उत्तर प्रदेश का, बट मुंबई में ही था। मुंबई से इसको डिटेन किया गया और आगे की जो पूछताछ है वो शुरू है। बहुत धन्यवाद मुस्तफा। हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख जानकारी दे रहे थे। देश ने आज इतिहास बनते हुए देखा। पल बेहद खास से देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिली हैं द्रौपदी मुर्मू और उनके राष्ट्रपति बनने से पिछड़े इलाकों और कमजोर तबके के लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ वहाँ मेरे लिए
प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। मेरे इस निर्वाचन में पुराने लीग से हटकर नए रास्ते पर चलने वाले भारत के आज के युवाओं का साहस भी शामिल है। ऐसे प्रगतिशील भारत का नेतृत्व करते हुए आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं आज समस्त देशवासियों को, विशेषकर भारत के युवाओं को तथा भारत की महिलाओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर कार्य करते हुए मेरे लिए उनके हित सर्वोपरि होंगे। राष्ट्रपति अध्यक्ष श्रोमणी नगर राष्ट्र सल्यूट मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि ये ऐतिहासिक पल है। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। द्रौपदी मुर्मू पालन करूंगी, भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी। भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि 25 जुलाई 2022 की तारीख इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई है। संसद के सेंट्रल हॉल में आज इतिहास रचा गया। द्रौपदी मुर्मू को देश के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने शपथ दिलाई। संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी। सुबह के 10:15 होते ही द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। और कल्याण में निरत रहूंगी। और उसी वक्त मुर्मू के बगल में बैठे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुर्सी बदली। अब वो सर्वोच्च पद पर द्रौपदी मुर्मू विराजमान हुई। कुर्सी बदले जाने के तुरंत बाद कागजी कार्रवाई पूरी हुई। साथ ही राष्ट्रपति बनने की प्रक्रिया पूरी हो गई। पूरे सदन ने नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गर्मजोशी से स्वागत किया। ये वो पल था जो अब देश का गौरव है, मान है। महामहिम मुर्मू ने देश को संबोधित किया, बताया कि उनके लिए ये पल कितनी अहमियत रखता है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
शपथ के साथ ही द्रौपदी मुर्मू ने बड़ी मिसाल पेश की है। इस सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली मुर्मू ऐसी पहली आदिवासी महिला हैं जो राष्ट्रपति बनी हैं। राष्ट्रपति बनने वाली मुर्मू आजादी के बाद जन्मी पहली शख्सियत हैं। ये देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद द्रौपदी मुर्मू दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। मेरे सामने द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में बताया कि देश ने जो प्यार और सम्मान दिया वो इसी हिंदुस्तान में मुमकिन है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब व का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक बनी है द्रौपदी मुर्मू। ये पल देश की विविधता की पहचान है। मुर्मू देश के उस हिस्से के विकास और वैभव की प्रतीक हैं जो अब तक अति पिछड़े थे। अब महामहिम के रूप में द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित कर रही हैं। आज तक ब्यूरो। बात अब होगी बाढ़ से मचे हाहाकार की। मध्य प्रदेश के वो जिले जो बाढ़ से प्रभावित हैं उसके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन आपको बता दें 48 घंटे के लिए फिलहाल वहां पर अलर्ट जारी किया गया है और जो निचले इलाके हैं उनके लिए खासतौर पर एहतियात ये दिया गया है कि आप वहां से निकलकर सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। तो कैसे हालात हैं वो रिपोर्ट के जरिए भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन किन किन जिलों में आफत बहुत बरस रही है, लोगों का जीना मुहाल है, वो आपको विस्तार से बताएंगे शुभांकर। तो देखिए वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर इस वक्त बाढ़ बारिश ने आफत मचा रखी है। सीहोर की बात कर लीजिए, खंडवा की बात कर लीजिए, शाजापुर की बात कर लीजिए, राजगढ़ की बात कर लीजिए, देवास की बात कर लीजिए, खरगोन की बात कर लीजिए या रायसेन की। ये तमाम वो जो इलाके हैं जो बाढ़ से बेहाल हैं, बाढ़ बारिश ने आफत मचा रखी है। यहां पर जल कर्फ्यू वाली स्थिति जो है वो फिलहाल बनी हुई है। तो ये तमाम जिलों की लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, ये तमाम इलाकों की जानकारियां हम आपको दे रहे हैं और इन तमाम जगहों पर इस वक्त बाढ़ बारिश ने आफत मचा रखी है। लोगों का जीना दुश्वार है। मौसम विभाग ने भी कहा है कि आगे आने वाले दिनों में यहां परेशानियां बनी रहेंगी। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जरा देखिए मध्य प्रदेश में बाढ़ बारिश ने कैसे किया लोगों का जीना दुश्वार। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी उफान पर है। उफान ऐसा कि इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध के गेट खोलने पड़े हैं और निचली बस्तियों में अलर्ट जारी किया गया है। मानसूनी बारिश ने मध्य प्रदेश के लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। शाजापुर के इन तस्वीरों को देखिए। एक स्कूल की बस पानी में डूबने वाली है। बस के भीतर बच्चे हैं और बाहर सैलाब। अंदाजा लगाइए कि क्या बीती होगी उन बच्चों पर जो इस बस के भीतर सवार हैं। शाजापुर में बेहिसाब बरसात ने नदी नालों को आपे से बाहर कर दिया है। सड़कों पर समंदर बह रहा है। मैदान तालाब में तब्दील हो गया है। बावजूद इसके स्कूल बस चलाने वाला ड्राइवर उफनते नाले के बीच से बस को निकालने की कोशिश करता है और नतीजा आपके सामने है। कई घंटों तक बच्चों की सांसें हलक में अटकी रही। वो तो शुक्र था कि आसपास कई गांवों के लोग यहां पहुंचे। उन्होंने जान जोखिम में डाली और किसी तरह से ट्रैक्टर के जरिए इन बच्चों का रेस्क्यू किया। अच्छी बात ये रही कि बाढ़ के बीच से बच्चे बचा लिए गए। मध्य प्रदेश के ही नर्मदापुरम की तस्वीरें देखिए। ये चारों युवक बीच मझधार में फंसे हुए हैं और लोग बता रहे हैं कि ये कैसे फंस गए। दरअसल ये चारों युवक यहाँ घूमने आए थे और नदी में उतरकर सेल्फी ले रहे थे। तभी तवा डैम का पानी छोड़ा गया और नदी में एकाएक बाढ़ आ गई। चारों युवकों ने किसी तरह से एक चट्टान का सहारा लिया और काफी मशक्कत के बाद गांव वालों ने इन्हें नदी से बाहर निकाला। अब सीहोर की तस्वीरें देखिए। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर पानी में तैर रहा है। कई फीट तक गलियों में पानी भरा हुआ है।
लोग घुटने तक पानी में आने जाने के लिए मजबूर हैं। देखिए, ये कपड़े की दुकान है जहां पानी का कब्जा है। पानी में दुकान का सामान तैर रहा है और दुकानदार किसी तरह सामान बचाने का जतन कर रहा है। ठीक इसी तरह घरों में पानी घुसा है यहाँ। देखिए, घर का सामान पानी में तैर रहा है। लोगों के सामने मुसीबतों का समंदर बह रहा है। सीहोर में अंबर नदी उफान पर है। भारी बारिश के चलते नदी नालों में बेहिसाब पानी आ गया है। एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम ने 1 दर्जन लोगों को रेस्क्यू किया। यही हाल खरगोन का है। नदी में इतनी बाढ़ है कि लोग बैल की पूंछ पकड़कर उफनती नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को कंधे पर बैठाकर नदी पार करानी पड़ रही है। ये इनकी मजबूरी है, क्योंकि लाख मांग करने पर भी नदी पर पुल नहीं बना। जान जोखिम में डाल के सर ये पानी में से निकल रहे हैं। आप भी देख रहे हो परिस्थिति कैसी चल रही है। अब सर क्या है कि हमारा तो 4 महीना यही से जाना आना हो गया है। 90% लोगों की जमीन पार है, सब जाते आते हैं, फिर कोई सरकार का हमारे पे ध्यान नहीं है। हमारो कहना यो है कि नदी में पुल बना लो, क्योंकि यहाँ 50 साल से लोग बहुत वही रहा, ढोर केर भी वही रहा हमारे यहाँ से, और हमारे यहाँ की बसनेर की 90% जमीन जो है नदी पार से, यहाँ केवल रहना का हिसाब से हमारे बसनेर गाँव में। भोपाल में भदभदा डैम का 7वां गेट खोले जाने के बाद हालात देख लीजिए। देवास में भी नर्मदा खतरे के निशान पर पहुंचने वाली है। नदी के आसपास निचले इलाके में रहने वाले लोगों को प्रशासन यहां से हटने की हिदायत दे रहा है। मुनादी कराई जा रही है कि लोग सुरक्षित जगहों पर जाएं। एमपी के राजगढ़ की ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। तेज बारिश के बाद यहाँ 2 मंजिला घर ढह गया। मलबे में 45 साल की एक महिला दब गई। कई घंटों की मुहिम के बाद उन्हें निकाला जा सका। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये जो है पूरे नॉट ओनली एमपी, पूरा सेंट्रल इंडिया में अच्छी बारिश हो सकती है। जहाँ तक वेस्ट एमपी में 2 दिन जैसा दिया 25 और 26, और ईस्ट एमपी में थोड़ा सा कम, जैसे 1 दिन 25 का तो आज है। और पूरे एरिया, पूरे भाग में कह सकते हैं कि बारिश अच्छी होगी। हाँ, वो ऑरेंज अलर्ट तो है, जैसे अब एक्चुअली स्पेसिफिक किस जगह पे है और मेन अभी मोटा मोटा जैसे अपन कह सकते हैं कि वेस्ट एमपी में तो रहेगा ही रहेगा। ईस्ट एमपी के भी काफी भाग मतलब ऑरेंज अलर्ट में रहेंगे। मध्य प्रदेश के कई शहरों में बेहिसाब पानी फिलहाल लोगों की जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। सीहोर से नावेद जाफरी और नर्मदापुरम से जितेंद्र वर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई इस रिपोर्ट के जरिए, जहां पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं हालात जो हैं वो कितने बेकाबू हैं। कुछ और बेकाबू हालात की जानकारियां आपको देंगे मेरे सहयोगी सईद अंसारी। बिल्कुल शुभांकर, रायसेन के मंडीदीप में एक पुल, भारी बारिश वहां पर हो रही थी जिसके कारण उसका एक हिस्सा पूरी तरह से ढह गया। अब भोपाल से जो जबलपुर जाने वाली गाड़ियां थी और जो रूट था उसे इस कारण डाइवर्ट करना पड़ा है। मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। भोपाल और आसपास के इलाकों में भी पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सभी रिजर्वॉयर्स जो हैं वो लबालब भर गए हैं। कलियासोत डैम भी पूरी तरह से भर गया है। सभी गेट्स कलियासोत डैम के खोल दिए गए संडे को, जिसकी वजह से भोपाल को होशंगाबाद से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 46 का ये हिस्सा, जो ब्रिज जो है मंडीदीप के पास, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। किसी के भी जान के जाने का कोई सूचना नहीं है, कोई लॉस नहीं हुआ है, लेकिन लगभग 500 करोड़ की लागत से बनाए गए इस ब्रिज, इस रोड को पूरी तरह से क्षति हुई है। ये ब्रिज पिछले 1 साल के अंदर ही बनाया गया है और इसको नेशनल हाईवे 46 के नाम से जाना जाता है, जो कि भोपाल से होशंगाबाद को ज्वाइन करता है। कैमरामैन इरशाद खान के साथ हेमेंद्र शर्मा, मंडीदीप, आज तक। रायसेन के मंडीदीप में जो हुआ, राजीव, जिस तरह से वहां पुल का एक हिस्सा गिरा, उसके अलावा भारी बारिश और बाढ़ के कारण लोग जान में भी जान जोखिम डाल के रास्ता पार कर रहे हैं, वो भी बड़ा खतरनाक है। ये ना समझी ही कही जाएगी लोगों की। लेकिन राजस्थान में भी हाल बहुत ज्यादा अलग नहीं, जुदा नहीं। राजस्थान की 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं।
आपके सामने बूंदी की तस्वीर है और पाली की तस्वीर आपके सामने है। दोनों ही जगहों पर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। अगर हम पाली की बात करें तो यहाँ पानी बालाजी मूर्ति तक पहुंच गया है और यहाँ पर गांव वालों की मान्यता है कि जब कभी भी मूर्ति पर पानी चढ़ता है तो तब अच्छी बारिश होती है। जबकि बूंदी की बात करें तो बीते 24 घंटों में यहाँ 6 इंच बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं और इसी वजह से जिले में जो बांध है उसके 2 गेट खोलने पड़े हैं और पानी निचले इलाकों में बढ़ता चला जा रहा है। बूंदी राजस्थान की तस्वीर और पाली राजस्थान की 2 जगहों की तस्वीरें आपके सामने। बूंदी की आप तस्वीर देखिए, सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है लेकिन लोग उस पानी के बीच में भी पुल को पार कर रहे हैं, सड़क को पार कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं, ये जानते हुए भी कि लगातार इस तरह की तस्वीरें देश के अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। जब इस पुल के ऊपर से जब इस तरह से पानी बह रहा है तो ट्रक, बस, गाड़ियां सब बह रहे हैं, तो एक इंसान की क्या मजा। लेकिन उसके बाद भी लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं मेरा। लेकिन इस बीच में आपदा प्रबंधन तंत्र, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार अलर्ट पर हैं और वो लगातार लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं। ऐसे मौके पर एक खूबसूरत नजारा कुछ इस तरह से नजर आया राजस्थान में, क्योंकि पानी अब बढ़ गया है नदियों में, लेकिन इस बीच में भी लोग देखिए नदी के बिल्कुल बीचों बीच में पहुंचे हुए हैं। फिर पानी अगर बढ़ेगा तो बहने का संकट है। इन लोगों के एक बार पानी में डूब जाने का और बहने का संकट है, लेकिन उसके बाद भी लोग जा रहे हैं, डैम के पास जा रहे हैं, नजदीक जा रहे हैं, जबकि लोगों को कहा जा रहा है, उनसे अपील की जा रही है कि नदी नालों के किनारे आप अभी ना जाएं, क्योंकि पानी कभी भी विकराल रूप धारण कर सकता है। पहाड़ों में या ऊपरी हिस्सों में बारिश होती है तो मैदानी हिस्सों में पानी अपने आप बढ़ता चला जाता है धीरे धीरे और फिर उसके बाद जल प्रलय देखने को मिल सकती है। तो ये तस्वीरें हैं राजस्थान की बूंदी की और पाली की आपके सामने। तो ये तस्वीरें पाली की हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये है खराडी गांव का तालाब, बालाजी मंदिर की तस्वीरें हैं और यहाँ पर बालाजी की मूर्ति है जो कि अभी इस वक्त आधी पानी में। अब गांव वालों की मान्यता यह है कि जैसे ही पानी मूर्ति को छुएगा और धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा तो यानी कि उस साल बहुत अच्छी बारिश होती है। तो मूसलाधार बारिश की वजह से आधे हिंदुस्तान की यही हालत है, हर तरफ पानी ही पानी है। अर्पिता। बिल्कुल राजीव, और देखिए मनाली से भी खबर आ रही है कि वहां बादल फटने के बाद हाहाकार मच गया। कई नदियां वहां पर उफान में हैं, जिसकी वजह से भी स्थितियां दिन ब दिन बदतर होती जा रही हैं। आप जिस तरीके की ये लहर आप देख रहे हैं, इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरीके के हालात भारी बारिश के बाद वहां बन पड़े हैं। ये अलग अलग जगहों के हम आपको तस्वीर, बादल फटने की घटना मनाली से सामने आई है और ये लहरें, इनका बहाव इतना तेज कि कुछ भी अपने साथ बाहर ले जाने का मादा रखती हैं। लोगों के मकान, छोटी छोटी झोपड़ियां इस पानी के साथ बहती नजर आ रही हैं। आलम तो ये है कि एक पुल जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ता है, वो पुल भी अब जलमग्न सा नजर आ रहा है। गांवों का संपर्क लोगों का टूट चुका है, शहरों का रुख वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस बहाव से आप अगर समझिए निकलना हो तो वो जान को सीधे तौर पर जोखिम में डालना होगा, जो रिस्क अभी लोग कई बार लेते नजर नहीं आ रहे। रिहायशी इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बगल में आपको एक मकान भी नजर आ रहा होगा और आप जरा कल्पना करके देखिए कि आपके मकान के बाहर अगर इतने तेज बहाव में पानी बहता हुआ नजर आए तो किस तरीके से आप जी रहे होंगे। 1-2 दिन काटना तो यहाँ थोड़ा मुमकिन है, लेकिन अगर 15-20 दिन से हालात कुछ ऐसे ही बने हों तो आपके सामने न सिर्फ खाना, रहना और जीवन यापन की समस्या है, बल्कि ये भी कि अगर कल को पानी का स्तर और बढ़ता है तो ये आपके लिए कितना खतरनाक हो जाएगा। तो भारी बारिश की वजह से हालात कैसे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ और तस्वीरें, कुछ और हालात बयां करेंगे हमारे सहयोगी शुभांकर। देखिए अर्पिता, जो तस्वीर हम दिखाने वाले हैं वो डराने वाली है, क्योंकि 2 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर जाती। तस्वीर देखिए आप, इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं, ये देखिए 2 मंजिला ये इमारत और कैसे ये इमारत भरभरा कर गिर जाती है, मलबे का ढेर बन जाती है। बिहार सारण की तस्वीरें हैं जहां पर 2 मंजिला इमारत बरसात के महीने में यूं गिर जाती है। आमतौर पर ऐसी तस्वीरें अक्सर बरसात के महीने में देखने को मिलती हैं और ये बड़े हादसों का सबब भी बनती हैं। सवाल यहाँ प्रशासन को लेकर भी होता है कि ऐसी बिल्डिंगों को, ऐसे मकानों को चिन्हित क्यों नहीं किया जाता बरसात के महीनों पहले। लेकिन ये तस्वीर बिहार सारण से। इस वक्त हम मौजूद हैं सारण के खुदाई बाग में,
लगभग आज 11 बजे 11:30 बजे के आसपास एक बहुत बड़ी घटना हो गई। मेरे पीछे आप जो ये मलबा देख रहे हैं, ये एक कुछ ही घंटों पहले ये 2 मंजिला मकान हुआ करता था और इस समय आप देख सकते हैं कि ये मकान जो है पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुका है। इस मलबे में तब्दील होने की वजह यह है कि इस घर में अवैध तरीके से पटाखा निर्माण का कार्य होता था और किसी न किसी कारणवश पटाखा जिस बारूद से बनाया जाता है उस बारूद में ब्लास्ट हुआ और ये मकान पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया। जैसे ही इस ब्लास्ट की सूचना मिली, तमाम ग्रामीण और स्थानीय प्रशासन की टीम आई, थाने की टीम आई और बचाव और राहत कार्य शुरू किया। लोग बता रहे हैं कि यहाँ ब्लास्ट इतना बड़ा ब्लास्ट था, लगभग 2 किलोमीटर तक इसके धमाके लगातार सुने जा रहे थे। ये जो आप पुल देख रहे हैं, पुल पर भी कुछ निशान इस पर छटके हुए नजर आ रहे हैं। बगल में एक मस्जिद आप देख रहे हैं, मस्जिद पर भी कुछ जगह पर आप जो ईंटे का जो निशान होता है वो पड़ा हुआ है। इस मकान में जो लोग रहने वाले थे, लगभग 5 लोगों के मरने की पुष्टि जिला प्रशासन के द्वारा की जा चुकी है और 6 लोग हैं अभी गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हो। जैसा कि पहले भी हम आपसे कह रहे थे कि प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर बरसात के महीनों से पहले ऐसी तमाम जर्जर इमारतों को चिन्हित क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है ऐसी इमारतें किसी बड़े हादसे का सबब बनती हैं, कई लोगों की जिंदगियां इसमें चली जाती हैं और हर साल बरसात के महीने में ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जहां पर जर्जर इमारतें भरभरा कर ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। लोगों की जीवन भर की कमाई इनमें खत्म हो जाती है, कई बार जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। इस बार तस्वीर बिहार सारण से। उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि एक बच्ची जो है वो कुछ तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये तस्वीर अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाती है। कई सारे सवाल जो हैं वो सवाल भी खड़े जाते हैं। सही, बहुत धन्यवाद शुभांकर। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ रही हैं। टीएमसी नेता अबू ताहिर को सीबीआई ने नोटिस जारी किया है और चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी उस हिंसा के मामले में अबू ताहिर को ये नोटिस दिया गया है। टीएमसी के नेता हैं, सीधे अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। किस तरह से अनुपम, इस टीएमसी नेता अबू ताहिर को सीबीआई ने नोटिस दिया है, क्या इन पर आरोप हैं? अनुपम जी, देखिए, पोस्ट पोल वायलेंस यानी चुनाव बाद जो हिंसा, हेलो जी हम सुन रहे हैं अनुपम, बताइए। पोस्ट पोल वायलेंस या चुनाव बाद हिंसा जो शुरू हुई थी उसकी जांच सीबीआई ने शुरू की थी और सीबीआई ने इस मामले में काफी लोगों को बुलाया है और अब अबू ताहिर को बुलाया गया है जो मिदनापुर में टीएमसी के बड़े नेता हैं। उनसे भी पूछताछ की जाएगी। हालांकि टीएमसी बराबर कहती रही है कि चुनाव बाद हिंसा नहीं हुई है, लेकिन कई सारे ऐसे प्रमाण तथ्य सीबीआई इस वक्त जुटा रही है और जो कोर्ट में भी पेश कर रही है और ये हाई कोर्ट के निर्देश पर ही ये पूरा का पूरा जो जांच प्रक्रिया शुरू हुई थी वो चल रही है और इस मामले में अब अबू ताहिर को बुलाया गया है। खासतौर पर मिदनापुर और उसके आसपास के इलाकों में जिस तरह की हिंसा हुई थी उसके मद्देनजर ही सवाल जवाब अबू ताहिर से किए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत धन्यवाद अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता। तो ममता बनर्जी की मुश्किलें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की ओर बढ़ सकती हैं अर्पिता जी, क्योंकि जो चुनाव के बाद हिंसा हुई थी सीबीआई ने अबू ताहिर नाम के एक टीएमसी नेता को नोटिस जारी कर दिया। बिल्कुल, और देखिए एक और खबर, क्योंकि पार्थ चटर्जी लगातार चर्चा में हैं, उनसे पूछताछ का सिलसिला भी चल रहा है, लेकिन इस बीच ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जब हिरासत में उनको लिया गया और वो उस वक्त अपने किसी रिश्तेदार या किसी जानने वाले को फोन करने के लिए स्वतंत्र थे, फोन कर सकते थे, उस वक्त ये जानकारी मिली कि ममता बनर्जी को उन्होंने एक बार नहीं 4 बार उनको फोन किया, लेकिन उनकी तरफ से फोन नहीं उठाया गया। लगातार सुबह 1:30 बजे क्योंकि उनको हिरासत में लिया गया, उसके बाद उन्होंने 2 बजे ममता बनर्जी को फोन किया और आखिरी 9:30 बजे उनको कॉल किया, लेकिन वो सारे कॉल 4 बार जो उन्होंने किए ममता बनर्जी ने वो फोन नहीं उठाया। यहाँ एक मां सरस्वती की इस पवित्र भूमि में एक दुर्भाग्यजनक घटना हुई है। शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में बहुत अनियमितता, बहुत भ्रष्टाचार सामने आई है। जो 9वीं से 12वीं तक टीचर्स गलत मेरिट लिस्ट के कारण कोर्ट तक पहुंचे, सब हमको मिले थे। मैं उनको आश्वस्त किया हूं, मैं स्वयं ये सारे अव्यवस्था अगर हुई होगी तो चिंताजनक विषय है।
कुछ तो हुई है, इसलिए कोर्ट ने भी इंटरफेयर किया है। मैं स्वयं यहाँ का मुख्यमंत्री महोदया को खुद पत्र लिखूंगा। भारत सरकार की ओर से ऐसे सारा विषय में जानकारी उनसे मांगी जाएगी। अगर कोई ऐसा कोई प्रूफ कोर्ट का सामने लाए जिसको कोर्ट मान्यता दे, अगर ऐसा कोई प्रूफ कोर्ट में आया और कोर्ट ने वो मान लिया, उसके बाद तुरंत तृणमूल कांग्रेस एक्शन लेंगे, चाहे जितना भी बड़ा लीडर कोई हो ना हो। तो एम्स की रिपोर्ट जो है वो बहुत कुछ तय करेगी कि मंत्री जी का भविष्य क्या होगा, कैसे होगा। इस रिपोर्ट पर लगातार आज तक की नजर है। शाम 4 बजे के आसपास ये रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट की जाएगी। किसने की पीएफआई की तुलना आरएसएस से? बिहार में इस वक्त क्यों हंगामा मचा है? कैसे जेडीयू और बीजेपी आरजेडी के खिलाफ है? इन तमाम सवालों के जवाब देती ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में आतंक की फैक्ट्री पर शिकंजा कसा। आतंक के अड्डों पर कार्रवाई वाला अभियान चला। पटना दरभंगा से पीएफआई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। सूबे के कई और शहरों में धरपकड़ शुरू हुई। तो अब जांच एजेंसियों के इस एक्शन पर सियासी रिएक्शन भी जारी है। पीएफआई को लेकर पटना में पॉलिटिक्स बड़ी भारी है, क्योंकि आरजेडी खुलकर पीएफआई के समर्थन में उतर आई है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पीएफआई को आरएसएस जैसा ही बता रहे हैं। आतंकी तार के रडार पर घिरे संगठन को कौम की सेवा करने वाला बता रहे हैं। नीतीश ने आरएसएस को बढ़ने दिया और इनसे भयभीत लोग भी चाहते हैं कि हमारा संगठन हो, जब हम पर हमला हो तो हम अपने को बचा सकें, अपने लोगों को बचा सकें। ये उनका भी आरएसएस की तरह एक संगठन है। लेकिन भयभीत एक कौम देश में सुरक्षा का खतरा क्यों माने? और जब वह भी चाहते हैं कि हम अपने कौम की सेवा करें, तो आप उनको दंगाई और राष्ट्र विरोधी क्यों कह रहे हो? पीएफआई और आरएसएस को एक जैसा बताते हुए आरजेडी नेता यहीं तक नहीं रुके। पीएफआई कार्यकर्ताओं के पाकिस्तान का पूरा गणित भी समझाया। देश विरोधी गतिविधियों में पकड़े गए लोगों को आरएसएस कार्यकर्ता बताया। क्या बात कभी कभी होती है, पाकिस्तान से इनके टेलीफोन की बात होती है। पाकिस्तान में तो लोगों के रिश्तेदार हैं, जो यहाँ से गए वो भारत के लोग थे। तो अपने रिश्तेदारों से बात करना मतलब राष्ट्र विरोध है क्या? जब जब भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक लोग पकड़े गए पाकिस्तान के एजेंट में, वो सभी आरएसएस और हिंदू लोग थे। इसलिए ये जो कर रहे हैं, हम सब इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जगदानंद सिंह का बयान आते ही पीएफआई पर बिहार में नई लड़ाई छिड़ गई। बीजेपी ने जगदानंद सिंह के बयान पर तीखा पलटवार किया। ऐसे बयान को लेकर उन्हें मानसिक रूप से बीमार बता दिया। बिहार में आतंक वाले मॉड्यूल वाले खुलासे के बाद से इस पर सियासत सुलग रही है, लेकिन अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान ने इस आग को और भड़का दिया है। जेडीयू देश की सुरक्षा के जुड़े मसले पर सियासत न करने की नसीहत दे रही है। वहीं कांग्रेस इसी बहाने बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी तीनों को ही घेर रही है। जमीर बेच के अमीर नहीं बनना चाहिए। आरएसएस देशभक्त संस्था है, स्वयं सेवक जो स्वयं को समर्पित करता है राष्ट्र के लिए, और जो राष्ट्र को तोड़ने वाले लोग हैं, जो चाइना और पाकिस्तान में जाकर के बात करने वाले लोग हैं और जाके गद्दारी करने वाले लोग हैं, वैसे लोगों का वोट के लिए वकालत करना, यह भी एक राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। पटना पुलिस ने जो भी मामले का उद्भेदन किया, साक्ष्य के आधार पर किया, दस्तावेज है उसके, उन दस्तावेजों का अवलोकन कर लेना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर बयानबाजी नहीं करना चाहिए। यह दुखद और पीड़ाजनक है। सारे लोग जानते हैं कि जहां कहीं भी भाजपा की सरकार है या भाजपा के समर्थन से सरकार चल रही है,
आरएसएस ने वहां पीएफआई या इस तरह के अलग अलग संगठनों के मॉड्यूल खड़े किए हैं ताकि समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव बना रहे और भाजपा को फायदा पहुंचता रहे। दुर्भाग्य से बिहार में राजद इसी तरह की राजनीति कर रहा है। जिस तरह से आरएसएस 80% हिंदुओं को 16% मुसलमानों का डर दिखाता है, उसी तरह बिहार में राजद मुसलमानों को आरएसएस और भाजपा का डर दिखा रहा है। ये दोनों अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं और ये देश के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए गलत है। इससे पहले पटना के एसएसपी ने बिहार में हुई गिरफ्तारियों के बाद पीएफआई और आरएसएस की तुलना की थी। एसएसपी का बयान आने के बाद बीजेपी नेताओं ने एसएसपी को पद से हटाने की मांग की थी। अब आरजेडी ने इस विवाद को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पीएफआई के बहाने बिहार की सियासत का ताप और बढ़ा दिया है। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।